मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, आज का दिन, आज लोकसभा में अगर आप सबने देखा होगा तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कन्वेनर या कह लीजिए सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की छीछालेदर हुई, और जिस प्रकार से मतलब मैं तो ऐसा कहूंगा कि फॉर ए पॉलिटिशियन इस तरह से जलील किया जाना कि मतलब शायद है कि कोई दूसरा होता तो शायद है कि पॉलिटिक्स ही छोड़ देता, या द वे ही डू इज पॉलिटिक्स वो ही छोड़ दिया होता, या कम से कम यहाँ से भी अगर केजरीवाल साहब सीख ले लें तो शायद है कि उनको एक बहुत बड़ी राहत रहेगी आगे के भविष्य के आने वाले समय के लिए। मित्रों, मैं बात ऐसे क्यों कह रहा हूं? बात ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी कुछ आज आप सबने लोकसभा में देखा, जिस प्रकार से दिल्ली सेवा अधिनियम का जो बिल आया वो पास करा ले गई एनडीए, तो इसके पीछे और कोई नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को ही जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, एक कहावत भी है और आप सब इससे बखूबी वाकिफ भी होंगे कि दुश्मनी जमकर कीजिए, मगर इतना ख्याल अवश्य रखें कि जब कभी दोस्त हों तो कोई गिला शिकवा ना रहे। शायद है कि केजरीवाल जी ने कभी इस या तो कहावत को सुना नहीं, या इस शेर को सुना नहीं, या सुना भी तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। एंड जो भी आज लोकसभा में उनकी गति हुई, उनके इस इग्नोरेंस की वजह से हुई। अगर आप याद करें कि केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की राजनीति का ढिंढोरा पीटते हुए वे पटल पर, राजनीतिक पटल पर उभरे थे, उसका वे औने पौने भी पालन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने, चलो एक बात ये हो गई कि भाई उनकी वो डिरेल हो गई, उनकी पॉलिटिक्स डिरेल हो गई, किसी दूसरे ट्रैक पर चली गई, वो सब भी ठीक था। परंतु अपने प्रतिद्वंदियों की, राइवलरीज की, जिस प्रकार से राइवल्स को उन्होंने जिस प्रकार से गालियां बकी थी, जिस प्रकार से उनको जो जो उनके मुंह में आता था वह बकते थे, मतलब आज उन्हीं के साथ जब वे बैठे हैं तो उसके ऊपर भी देखिए प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से, एक तरह से मैं अगर यह शब्द यूज करूं कि उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि जिनके ऊपर कभी आप कीचड़ उछालते थे और दोनों हाथों को कीचड़ उछालते थे, आज उन्हीं के साथ आप भी उसी कीचड़ में आप लथपथ हो रहे हो, लोटम पोटम मचा रहे हो। कारण क्या है? सिर्फ अपने आप को, अपने अस्तित्व को किसी प्रकार बचा ले जाएं, जैसे कि बाकी आपके राइवल्स कर रहे हैं। देखिए, कारण अगर आप जाएंगे कि आज इनके जो भी एक ये गठबंधन बना है विपक्ष का, कि आज इनकी लड़ाई कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है और ये किसी कोई पब्लिक कॉज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर आज इनसे इनका एजेंडा पूछा जाए तो इनका सबका एक सीएमपी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एंड दैट इज कि मोदी हटाओ। मोदी जो कि 2014 की विजय के बाद जो उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया था, उसी के आधार पर वे 2019 में आए, और 2019 में आने के बाद न सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर अपितु वैश्विक पटल पर भी उन्होंने अपने आप को एक लीडर, बतौर लीडर स्थापित किया, जिसको है कि शायद है कि हमारा विपक्ष उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और अकेले ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अपना उद्भव तो किया मगर देश पीछे छूट गया, नहीं। एक समय था कि देखिए, जब हमारे देश का कोई राष्ट्रीय नेता, उसकी तो बड़ी एक ग्लोबल इमेज बन जाती थी, परंतु राष्ट्र हमारा सपेरों का ही देश कहलाता था। आज मोदी जी ने उस अवधारणा को तोड़ दिया है और अब विश्व पटल पर देश को पहले प्रथम रखकर
देश को जिस प्रकार से कई पायदानों पर उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उसी का फलसफा है कि आज आदरणीय मोदी जी पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर के बतौर देखे जाते हैं। जो है कि यह विपक्ष को शायद है कि फूटी आंख पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो एक अलग बात है। अगर पॉलिटिकल राइवलरी की मैं बात करूं तो देखिए, कांग्रेस भाजपा शुरू से दो पोलर एंड रहे हैं, दो ध्रुवीय आप ऐसी व्यवस्था मान सकते हैं। हालांकि इंडिया इसे बाइपोलर डेमोक्रेसी, परंतु आप याद कीजिए नरसिंहा राव जी जिस समय प्रधानमंत्री थे और यूएनओ में भाषण देना था, तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूएनओ में भाषण देने के लिए जिनेवा भेजा था। तो आज जो स्थिति है, आप क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि वह नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दो पॉलिटिकल राइवल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि किसको कौन कहां पर बेहतर है? आज की परिस्थिति में तो मैं इसको मान ही नहीं सकता। और वो भी आज का विपक्ष जिसका पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, सीएम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि मोदी हटाओ, बाकी फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अभी देखिए साहब, चलिए अभी अपन बात करते हैं दिल्ली अधिनियम का, सेवा अधिनियम का जो बिल आज पेश हुआ, लोकसभा में भारी मतों से पास हो गया। और देखिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब केजरीवाल साहब इसमें इस विपक्ष के जो INDIA गठबंधन बना है, बहुत ज्यादा समय तक वे इसके पार्ट रहेंगे। हालांकि जो अभी 25-26 अगस्त को जो मीटिंग होनी है मुंबई में होनी है, तो वहां पर एक बार भले वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, परंतु अब उनके लिए औचित्य बचता नहीं है इस गठबंधन में टिके रहने का। मैं उसका कारण भी बताऊंगा। अब देखिए, फिलहाल तो जैसे ही ये क्लियर हुआ कि हाँ, दिल्ली अधिनियम सेवा अधिनियम का जो बिल है वह लोकसभा में पास हो गया, तो उन्होंने एज यूजुअल मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली को हम फुल स्टेट बनाएंगे, और आगे से ये तो दिल्ली वासियों की पीठ पर छुरा घोंपना जैसा है। आगे से दिल्ली वासी होशियार रहें, या सभी होशियार रहें कि मोदी जी की बातों में नहीं आना है। जबकि मैं अपने होशो हवास में, मैंने जब जाना, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स जानी, तो मैंने शीला दीक्षित जी को 3 साल कंटिन्यूअस दिल्ली पर राज करते देखा है। 3 कार्यकाल उनके थे, मतलब 15 साल। उस बीच में कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, और शायद एक मिश्रित सरकार भी थी, शायद, आई एम नॉट श्योर। परंतु कभी भी इस प्रकार का गतिरोध दिल्ली सरकार और दिल्ली केंद्र सरकार के बीच में मैंने कभी नहीं देखा था। देखिए, आज एक बात, बहुत अच्छी बात अमित शाह जी ने कही कि केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए तो कोई सेवा भाव लेकर नहीं आए, वे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए आए, पावर के लिए आए। तो आज उनकी यह बात प्रमाणिक होती है कि सच में जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने, मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि ही सो पावर हंगर की, मतलब उसके लिए उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी, सारा सब कुछ। अब अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं वीडियो शॉर्ट रहे। तो ओवरऑल अधिनियम, दिल्ली सेवा अधिनियम बिल लोकसभा में पास हो गया सोमवार को, जिसकी पूरी संभावना है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और यह बात केजरीवाल जी भी जानते हैं। इस बीच में उनके एक और सांसद सुशील रिंकू जी, उनको भी निलंबित कर दिया गया लोकसभा से, क्योंकि जैसे ही बिल पास हुआ उन्होंने कुछ अभद्रता कर दी स्पीकर साहब से। तो यही सब चीजें हैं जो आपको राजनीति में अप्रासंगिक बनाती है और आपको इमैच्योर ठहराती है। आप इसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। संजय सिंह आपके पहले से ही पूरे सत्र के लिए बाहर हो चुके हैं। अब एक साहब ये जो थे सुशील रिंकू जी, ये भी अब बाहर ही रहेंगे। कभी मेरे को याद आती है कि केजरीवाल जी बोले थे, शुरू की बात है, कि अभी हम राजनीति में नए हैं और हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा।
परंतु ये लगता नहीं है कि ये जो 10 साल 12 साल जो भी उन्होंने राजनीति में अब तो गुजार लिए हैं, इसमें उन्होंने कुछ सीख ली है। खैर आई होप कि अब आगे से अगर वे कुछ सीख लें तो शायद है कि उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। इस बीच में साहब आप यूं कह लीजिए कि अमित शाह जी ने कुछ पुराने पन्ने भी पलटे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस ने जो समर्थन दिया था इस दिल्ली सेवा अधिनियम के विरोध में खड़ी हुई थी, तो अमित शाह जी ने पूरे उनके जो टॉप ब्रास है, मतलब जो जिनको पुरोधा कांग्रेस के कहा जाता है, कि फिर चाहे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, और भी कुछ नाम उन्होंने लिए, कि जिन्होंने दिल्ली को जैसे आज की स्टेज में है, दिल्ली को उसकी वह यथास्थिति बनाए रखने के लिए उस समय पर 1950-60s में ही उन्होंने, चूंकि अब दिल्ली देखिए हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, कई देशों के दूतावास हैं, तो उसकी जो स्थिति है वह तब से एज इट इज है और आज भी एज इट इज ही है। इसी को केजरीवाल साहब चाहते हैं कि इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, सो दैट मेनी एजेंसीज, जिनमें विजिलेंस भी आती है, जिसमें पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो कि उनके हाथ में चले जाएं। और जिस प्रकार से उनका रवैया है, तो वह शायद है कि उसको ही वांट टू मिल्क दोस डिपार्टमेंट टू हिज फेवर। अब कह लीजिए कि जब तक अमित शाह मोदी जी हैं तब तक तो संभव होता दिख नहीं रहा है। और एक कहावत भी है कि चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। वही हाल हो गया आज केजरीवाल जी का। खैर साहब, और उसके बाद फिर रमेश विधोड़ी जी ने जिस प्रकार से उनकी आज उनको बौना साबित ही कर दिया, मैं तो ये कहूंगा कि बौना ही साबित कर दिया। तो शायद है कि केजरीवाल जी अब यहां से, जब आप अगर गठबंधन में बने रहते हैं तो देखिए वे अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके पास वैसे दिल्ली को आप अगर फिर भी एक स्टेट मान लीजिए तो उनके पास 2 जगह सरकार है, एक दिल्ली हो गई, दूसरी पंजाब। तो अगर उनको अपना, वैसे उनके गोपाल राय ने पहले ही कहा था कि यह गठबंधन जो है यह सिर्फ लोकसभा के लिए है, बाकी विधानसभा चुनावों के लिए हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के साथ रहते हुए तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ नहीं सकते, और अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना है तो बट ऑब्वियस है कि फिर कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ेगी। कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि उनको गठबंधन छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी आप देखें तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, मतलब कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक तरह से अपने आप को सबसाइड कर चुका है। कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि वे अब गठबंधन में हैं भी या नहीं है। अब ये जो भी होगा सारी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब मुंबई में बैठक होगी इस गठबंधन की। तब तक अपने आप को किसी भी प्रकार से, शायद है कि केजरीवाल जी को अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। अब मैं क्यों कहता हूं कि केजरीवाल जी का अपना नुकसान है इस गठबंधन में, क्योंकि देखिए कांग्रेस को, मैंने कई बार ये बात कही है कि कांग्रेस का विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी उभरी है, चाहे फिर वह दिल्ली हो, चाहे फिर वह पंजाब हो, एंड इवन कि और भी जो दूसरे स्टेट्स में, इवन कि मैं गुजरात की भी बात करता हूं, तो गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय पर भी जो कांग्रेस को दंड पड़ा था वह पड़ा था आम आदमी पार्टी के द्वारा, ना कि भाजपा या किसी अन्य दल के द्वारा। तो शायद है कि केजरीवाल जी, उनके अपने ही शब्दों में, मैं बनिया हूं, मैं बहुत अच्छा सौदा करना जानता हूं, तो अब जितनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कांग्रेस से, और अगर इसके लिए उनको गठबंधन से भी पीछा छुड़ाना पड़ जाए तो वह उनके हित में होगा। खैर वे IITian हैं, मुझसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर दिमाग रखते हैं, तो शायद है कि वे इस पर ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। अब एक साहब थोड़ा चलिए लाइटर नोट पर ही बात कर लेते हैं। एक पाकिस्तान से एक प्रेमिका आई, सीमा हैदर नाम है, 4 बच्चों की माँ है। अब सुनने में आ रहा 5वां यहाँ इंडियन से होगा, ठीक है, जैसा भी है। उनको एक ऑफर मिल गया है पॉलिटिकल एरिना में एंट्री का, और पॉलिटिकल एरिना में उनकी एंट्री कौन कराएगा? RPI,
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ जी, जिनको हम लोग रामदास आठवले जी के फेस से ही जानते हैं, तो उन्होंने ऑफर किया है। हालांकि अभी 4 जुलाई को शायद है कि सीमा हैदर जी को अरेस्ट भी किया गया था और उनसे कंटिन्यूअस यूपी एटीएस पूछताछ भी कर रही है। तो अगर उनको सब प्रकार से क्लीन चिट मिल जाती है और सिटीजनशिप मिल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर आरपीआई पार्टी की ओर से उन्हें कहीं से सीट दे दी जाए। जब फूलन देवी सांसद बन सकती हैं, अतीक अहमद बन सकते हैं, तो फिर सीमा हैदर तो अभी तो कम से कम सिर्फ एक प्रेमी बतौर प्रेमिका ही देखी जा रही हैं कि जो पबजी खेलते खेलते वो सचिन नामक युवक से इश्क लड़ा बैठी और फिर जो भी हुआ सब आप सबके सामने है। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। और चलते चलते साहब, राहुल गांधी जी, उन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट में भी अपना हलफनामा दायर कर दिया है और साफ कह दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वह क्यों राहुल गांधी की मिट्टी पलीत करने पे तुला हुआ है। राहुल गांधी जी को ये लगता है कि शायद है कि उनको अगर यह सजा बरकरार रहती है, और वैसे हालांकि वे कोई जेल जाने वाले नहीं, परंतु फिर भी अगर वे जाते हैं तो वे और बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। देखिए साहब, वे कोई स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल में नहीं जाएंगे या किसी अन्य ऐसे किसी कारणों के चलते जेल में नहीं जाएंगे। वे जाएंगे तो एक पिछड़े वर्ग की जाति को जाति सूचक गाली देने के इल्जाम में जाएंगे, और यह बात जनता जानती है। तो जब मामले का पटाक्षेप हो सकता है कि अगर उनकी एक छोटी सी सॉरी से, तो फिर कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो उनको क्यों नहीं परसुएट करता है इस मामले का भी उसी प्रकार से पटाक्षेप करे जिस प्रकार से राफेल के मामले में या चौकीदार चोर है के मामले में भाई उन्होंने कोर्ट में ही माफी मांगकर अपना एपिसोड क्लोज किया था। तो शायद है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए यह ज्यादा बेहतर होगा। खैर साहब, आप सब क्या सोचते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।